एक शहर में अमन नाम का एक गीदड़ रहता था। वह अपनी पत्नी कीर्ति और बेटे किट्टू सुअर के साथ रहता था। किट्टू जंगल के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, जहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त थे। टोनी अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता था। दोस्तों के साथ स्कूल में खेलना और मस्ती करते हुए घर आना, ऐसे ही उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन जब स्कूल से घर आया तो उसकी मम्मी उससे कहती है, बेटा किट्टू, तेरे पापा का भी फोन आया था और उन्होंने बताया कि कंपनी ने उनका ट्रांसफर किसी और शहर में कर दिया है, इसलिए अब हमें अपने सामान को पैक करना होगा बेटा, क्योंकि 2 दिनों के अंदर ही हमें ये जगह खाली करके दूसरे शहर के लिए निकल जाना है। मैंने अपना सामान बांध लिया बेटा, तुम भी अपना सामान बांध लो। किट्टू ये सुनते ही चौंक जाता है और अपनी माँ से बड़े ही आश्चर्य से कहता है, मम्मी मगर हम क्यों जाएं? पापा का ट्रांसफर हुआ है ना, तो पापा को ही जाने दो। अब जानते हो ना, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ रहते हैं और उन्हें मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा स्कूल भी तो यही है ना मम्मी। बेटा, हमें पापा के साथ जाना ही होगा। जहाँ भी पापा जाएंगे हम तुम्हारा एडमिशन वहीं करा देंगे। और रही बात दोस्तों की, तो बेटा वहाँ पर तुम्हारे नए दोस्त भी बन जाएंगे, जैसे तुमने यहाँ पर बना लिए थे। मगर मम्मी, हाँ बोलो किट्टू, मगर क्या? कुछ भी नहीं मम्मी, मैं जा रहा हूँ अपना सामान पैक करने के लिए। चिंटू उदास मन के साथ अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांध लेता है। वह अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। मम्मी पापा के साथ सामान रखवाने के बाद उसका खेलने का बहुत मन करता है, इसलिए वह अपना बैट और बॉल लेकर खाली मैदान की तरफ चल पड़ता है, जहाँ वह देखता है कि कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा था। पूरा मैदान खाली पड़ा हुआ था। कुछ देर किट्टू वहीं बैठ जाता है कि कहीं कोई आ जाए, लेकिन बहुत इंतजार करने पर भी जब कोई नहीं आता तो किट्टू मन ही मन सोचता है, यहाँ तो कोई खेलने आ ही नहीं रहा है। लगता है अब मुझे ही घर जाकर किसी को खेलने के लिए बुलाना पड़ेगा। किट्टू पहले एक घर के सामने जाता है, तभी एक बिल्ला बाहर आता है। किट्टू उससे कहता है, चलो दोस्त, चलकर बैट बॉल खेलते हैं। हाँ, वही खेल रहा था। मगर किसके साथ और कहाँ पर? मैं फोन में खेल रहा था, तुमने मुझे बीच में ही बुला लिया। फोन में? दोस्त, मैं फोन वाले बैट बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि असली वाले बैट बॉल की बात कर रहा हूँ। नहीं दोस्त, मुझे तो फोन में ही खेलना है, मुझे असली वाला बैट बॉल नहीं खेलना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। किट्टू अगले घर जाता है, तभी वहाँ से टोनी नाम का मगरमच्छ बाहर आता है। हाँ दोस्त, बोलो क्या हुआ? चलो दोस्त, बाहर चलकर बैट बॉल खेलते हैं। नहीं, मैं तो फोन में ही खेलता हूँ, बाहर खेलने से मुझे पसीने और थकान होने लगती है, तुम ही खेलो ये खेल। किट्टू उदास होकर मैदान की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक सुधा नाम की शेरनी बैठी है। किट्टू उसके पास जाता है। क्या तुम यहाँ खेलने के लिए आए हो दोस्त? हाँ दोस्त, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, लेकिन अगर और भी हमारे साथ खेलें तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। किट्टू सुधा को लेकर अपने पापा के पास ले जाता है और उनसे सब बता देता है। किट्टू के पापा एक प्लान बनाते हैं और सभी बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं, बच्चों, मैंने खाली मैदान में एक महंगा फोन छुपाया है, जिससे हम बहुत सारे लेटेस्ट गेम खेल सकते हैं। जो भी उसे ढूंढेगा वो फोन उसका हो जाएगा। सभी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और मैदान में जाकर फोन ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उनमें से किसी को फोन नहीं मिलता तो वो सब थक हार कर बैठ जाते हैं। अंकल, आपसे सच बोलो, आपने हमें बेवकूफ बनाया था ना? इस मैदान में आपने कोई भी फोन नहीं छुपाया है ना? हाँ बच्चों, मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम बाहर खेलने का महत्व समझ सको। अगर तुम बाहर नहीं खेलोगे तो तुम बहुत आलसी हो जाओगे और बीमारी तुम्हें घेर लेंगी, इसलिए अच्छा यही है बच्चों कि तुम बाहर खेलो। सभी बच्चे समझ जाते हैं और कहते हैं, जी अंकल, मैं समझ गया हूँ, अब से हम सभी बाहर मैदान में किट्टू के साथ खेला करेंगे। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था, जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से
कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अथू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है।
रात का समय था। पिंकी लोमड़ी और चिंकू बंदर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। वहीं उनके पापा टिंकू सियार अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। वहीं पिंकू और चिंकू की मम्मी चंपा नीलगाय रसोई में सबका खाना खाने के बाद बर्तन धुल रही थी और बाकी बचा खाना फ्रिज में रख रही थी। काम होने के बाद वो हॉल में आती है और सबसे कहती है, अरे बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं? चलो चलो अपने कमरे में जाओ और जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। चलो। मम्मी, फिल्म बस खत्म होने वाली है, देखने दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो अंदर जाओ, सुबह स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। मम्मी प्लीज आप जाकर सो जाओ ना, हमें तो अभी फिल्म देखनी है। ये स्पाइडर मैन की फिल्म पहली बार आ रही है टीवी पर। चंपा ने फिर टिंकू से कहा, अजी आप भी सो जाइए ना, सुबह आपका ऑफिस भी तो जाना है। और इन बच्चों को भी कहिए कि ये सो जाएंगे, 24 घंटे बस टीवी में लगे रहते हैं। तुम सो जाओ चंपा, मुझे तो अभी बहुत काम है। और बच्चों को देखने दो ना उनकी मूवी, एक तो इतने दिनों बाद आ रही है। अच्छा सभी बिजी हैं, बस मैं ही वेली हूँ। ठीक है, मैं तो उल्लू की तरह जाग नहीं सकती, मैं तो चली सोने। चंपा ऐसा कहकर सोने के लिए चली जाती है। तभी टिंकू अपने बच्चों से कहता है, बच्चों चलो काम पर लगते हैं, तुम्हारी मम्मी सोने चली गई, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। चलो। हाँ पापा, हमें तो अभी बलून भी फुलाने हैं और घर की सजावट भी करनी है। चलो चिंकू। पिंकी देखती है कि चिंकू तो सो चुका है। वो इसको हिलाती है पर चिंकू फिर भी नहीं जागता। फिर पिंकी उसके मुंह के ऊपर कुछ पानी की बूंदें छिड़कती है, जिससे चिंकू होश में आता है। अरे मेरी नींद खराब कर दी, अच्छा खासा सपना देख रहा था, स्पाइडरमैन से भी मेरी मुलाकात होने वाली थी। सपना बाद में देखना चिंकू, पहले चलकर बलून फुलाते हैं और घर की सजावट करते हैं। तू भूल गया, मम्मी का जन्मदिन है। लो बच्चों, मैं बलून ले आया, चलो। सभी मिलकर बलून फुलाते हैं और फिर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा वो डिलीवरी वाला आता ही होगा, अगर उसने घंटी बजा दी तो मम्मी जाग जाएगी और हमारा सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। चलो पहले केक ही ले लेते हैं। टिंकू अपने पर्स से पैसे निकालकर घर का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि सामने डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आ गया हूँ? मैं बस अभी घंटी बजाने ही वाला था। इसलिए तो कि तुम घंटी ना बजा सको, हमने ये दरवाजा खोल दिया। लो ये रहे तुम्हारे पैसे। डिलीवरी बॉय टिंकू को केक देकर और अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी, ये केक फ्रिज में रख दो और चिंकू चलो अपना अधूरा छूटा काम पूरा करते हैं। सभी मिलकर कमरे की सजावट करते हैं। तभी पिंकी कहती है, पापा 12 बजने में 1 मिनट है, जल्दी चलो, मम्मी को उठा देते हैं। हाँ चलो। सभी केक लेकर मम्मी के कमरे में जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सुनकर मम्मी नींद से जाग जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें याद था कि मेरा जन्मदिन है? और क्या मम्मी, आप हमारा इतना ख्याल रखते हो, हम आपका जन्मदिन भी नहीं याद रख सकते? मम्मी बच्चों को गले लगा लेती है और फिर टिंकू कहता है, अरे भाग्यवान, केक भी काटो और चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टिंकू और बच्चे मम्मी को एक कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने वो सजावट की थी, जिसे देख मम्मी बहुत खुश हो जाती है और फिर केक काटती है और एक एक करके अपने बच्चों और पति का मुंह मीठा करवाती है। मम्मी आपके लिए एक और सरप्राइज है। क्या सरप्राइज बच्चों? कल नाना नानी भी आ रहे हैं आपका जन्मदिन मनाने। सच में? अरे बच्चों, तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ये बात बतानी थोड़ी थी, ये तो राज रखनी थी। कल जब नाना नानी आते तब मम्मी को देखते कितनी खुश हो जाती। अब बता दिया तो बता दिया, जाने दो ना। अगले दिन मम्मी के माँ बापा भी गांव से आ जाते हैं और मम्मी उनके साथ अपना पूरा दिन बिताती है और इस बार का जन्मदिन बहुत ही खुशहाली से मनाती है। बहुत समय पहले की बात है। चिंटू नाम का एक खरगोश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चिंटू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। वो जैसे तैसे चिंटू को पढ़ा रहे थे। चिंटू तीसरी क्लास में पढ़ता था। उसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था। साथ ही उसको रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी किसी के पास नई पेंसिल या रबड़ देखता तो उसका मन वैसी ही चीज लेने का करता और वो अपनी मम्मी पापा से वैसे ही पेंसिल लेने की जिद करता। पापा पापा, मुझे एक नई पेंसिल लेकर दो ना। राहुल के पास आज मैंने एक हरे रंग की पेंसिल देखी, मुझे भी वैसी ही पेंसिल चाहिए, दिलवाओ ना पापा। बेटे, राहुल के पापा का अपना काम है, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ। मैं तुझे रोहन की जैसी महंगी महंगी पेंसिल नहीं दिला सकता। तेरे पास जो है तुझे उसी से काम करना होगा। लेकिन पापा, मेरा बहुत मन है। बेटे चिंटू, समझा करो, पापा की सैलरी ज्यादा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे स्कूल की फीस का समय आ गया है, हमें वो भी तो देनी है। चिंटू समझ जाता है और उसके बाद से कभी जिद नहीं करता। लेकिन उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश थी
कि उसको एक दिन रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ जरूर मिलेगी। ऐसे ही एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ पड़ी दिखाई दी। उन्हें देख चिंटू के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल और रबड़ हैं। ऐसा कहकर उसने सभी को उठा लिया। इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये किसकी है? चिंटू ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने वो पेंसिल और रबड़ अपने बैग में रख ली और उन्हें लेकर अपने घर आ गया और उनसे अपना होमवर्क करने लगा कि तभी चिंटू की मम्मी उसके पास आई और उसने जब चिंटू के हाथ में वो पेंसिल रबड़ देखी तो उससे पूछा, चिंटू ये पेंसिल रबड़ तुम्हें कहाँ से मिले? किसके हैं ये? मैंने पहले तो तुम्हारे पास ये नहीं देखी। पता नहीं मम्मी किसके हैं, मुझे तो स्कूल से आते समय सड़क पर मिले। जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। तभी चिंटू के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हमें ऐसे ही किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। क्या पता किसी से गिर गए हो। तुम कल स्कूल जाना और प्रिंसिपल को ये दे देना। जिसके भी होंगे वो इन्हें आकर ले जाएगा। चिंटू अगले दिन वो पेंसिल और रबड़ ले जाकर प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल असेंबली में एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिस किसी की भी 3 पेंसिल और 3 रबड़ खोई हो वो आकर ले जाए। वो पेंसिल और रबड़ मिंकू नाम के एक बंदर की थी, इसलिए वो उन्हें लेने प्रिंसिपल ऑफिस आता है। पर उसके मन में अब एक लालच जाग जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पेंसिल और रबड़ मेरी हैं, पर मेरे तो 5 रबड़ और पेंसिल खोई थी, ये तो 3 ही हैं, बाकी की तो कहाँ है? 5 पेंसिल और रबड़, पर चिंटू ने तो मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ दी। रुको मैं अभी उससे पूछता हूँ। प्रिंसिपल चिंटू को अपने पास बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंटू बाकी की 2 पेंसिल और रबड़ कहाँ है? कौन सी 2 पेंसिल और रबड़ सर? मुझे तो जो मिला था मैंने आपको वो दे दिया। झूठ मत बोलो चिंटू, तुमने मेरी 2 पेंसिल और 2 रबड़ छुपा ली है ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मिंकू झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे तो 3 रबड़ और 3 पेंसिल ही मिली थी, और अगर मुझे चुराना या छुपाना होता तो मैं आने आपके पास लेकर क्यों आता? ये 3 रबड़ और पेंसिल भी अपने पास रख लेता ना सर। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मिंकू ये तुम्हारी पेंसिल और रबड़ नहीं है, ये किसी और की है, और क्योंकि अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया, इसलिए मैं चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल और रबड़ इसको दे रहा हूँ। तुम्हारी 5 पेंसिल रबड़ जब मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिंसिपल वो पेंसिल रबड़ चिंटू को दे देते हैं। उसको उसकी ईमानदारी का फल मिलता है और वहीं मिंकू को उसके लालच की सजा। एक जंगल में बबलू पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसकी पानी पूरी खाने के लिए वहाँ पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी सुनते हो, जंगल में मेला लगा हुआ है, लेकिन तुम एक भी दिन मुझे मेले में लेके नहीं गए। किसी दिन मुझे लेकर मेले में चलो ना। अरे पीलू, मुझे तो ऐसे समय नहीं मिलता, तू ही किसी दिन अकेले मेले चली जा। नहीं जी, मुझे मेले में लेकर नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आपके सिवा मेले में नहीं जाना है। आप जब देखो पानी पूरी ही बनाते रहते हैं। ऐसा लगता है आपको सिर्फ पानी पूरी से ही प्यार है, मुझसे तो प्यार है ही नहीं। एक दिन पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगे तो परिंदे भूखे नहीं मर जाएंगे। अरे अरे पीलू, अरे गुस्सा मत हो, चल मैं तुझे मेला घुमा कर लाता हूँ। पीलू और बबलू मेले में जाते हैं। वो देखते हैं कि मेले में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। अजी देखो, इस मेले में तो चाट पकौड़ी भी बिक रही है, तो तुमने क्यों नहीं यहाँ पर अपने पानी पूरी का ठेला लगाया? अरे पीलू, मैं भी यहाँ पर अपना पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इस मेले में दुकान लगाने का किराया बहुत ज्यादा है। इस मेले में किराया दे पाना मेरे बस की बात नहीं। चलो तुम मन छोटा मत करो, मेले में से जो तुम्हें खरीदना हो खरीद लो। पीलू मेला घूमने लगती है। तभी बबलू की नजर पानी पूरी के एक ठेले पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे इस पानी पूरी के ठेले पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है और इसका रेट भी बहुत ज्यादा है, फिर भी पक्षी बिना संकोच के खा रहे हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ कि इसने पानी पूरी का दाम इतना ज्यादा क्यों रखा है। बबलू उस पानी पूरी वाले के पास जाता है। अरे भाई, तुमने अपनी पानी पूरी का दाम इतना महंगा क्यों रखा है? ऐसा क्या मिलाते हो अपनी पानी पूरी में? अरे ये ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, ये बनारस की प्रसिद्ध पानी पूरी है। इसका पानी आरओ के पानी से बनाता हूँ मैं, और देखो तरह तरह के फ्लेवर्स हैं इसमें। बंटी पैसे देकर पानी पूरी खरीदता है। जैसे ही वो पानी पूरी खाता है
और सोचता है, अरे ये तो बनारस की पानी पूरी के नाम पर पक्षियों को लूट रहा है, इससे अच्छी पानी पूरी तो मैं बनाता हूँ। लेकिन जंगल के पक्षियों को मेरे पानी पूरी के 10 रुपए देने में ज्यादा लगता है, लेकिन इसको 50 रुपए दे रहे हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। अगले दिन बबलू अपनी पानी पूरी का दाम बढ़ा देता है, 10 रुपए से 40 रुपए कर देता है। उसके ठेले में एक पानी पूरी खाने के लिए आती है। अरे भाई, कल तक तो तुम 10 रुपए में पानी पूरी बेच रहे थे, आज क्या हुआ, 40 रुपए कर दिया? कल तक मेरी पानी पूरी का एक ही फ्लेवर होता था, अब ढेर सारे हैं। भाई तुम अपने फ्लेवर्स अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी पानी पूरी नहीं खानी, इतना लालच सही नहीं है। कुछ दिनों बाद बबलू के ठेले पर पक्षी आना बंद कर देते हैं। देखा आपने, पानी पूरी का दाम बढ़ा दिया और पक्षी अब पानी पूरी आपके यहाँ आके नहीं खाते हैं। कल से ऐसा करो, पुराने ही रेट पर पानी पूरी बेचना। तुम सही कह रही हो पीलू। अगले दिन बबलू अपने पानी पूरी का रेट पुराना जैसा ही रख लेता है और वापस से पक्षियों की भीड़ लगने लगती है। वो बहुत खुश होता है। बबलू अब पैसों का लालच नहीं करता और वो सोचता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हर इंसान को अपनी किस्मत में जो मिलता है उससे उसे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, लेकिन हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ता रहे। ज्यादा लालच के चक्कर में रहेंगे तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। इसलिए मेहनत करना चाहिए, ना कि लालच। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। बहुत समय पहले नंदन वन में पीलू और लवली नाम की 2 बहनें रहा करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनें बड़ी हो गई और लवली की शादी एक अमीर पक्षी से होती है और पीलू की शादी एक गरीब पक्षी से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद लवली अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए आती है। पीलू उसको देखकर खुश हो जाती है। आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी, अगर तुम बताती तो मैं बबलू को लेने के लिए भेज देती। पीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ, चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दीदी, मेरे यहाँ एसी नहीं है और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है, मैं आपको हाथ से ही हवा कर देती हूँ। पीलू, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और एसी अपने घर में लगवा ले। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। पीलू, मैं तो सोची थी कि मैं तेरे घर 4 दिन रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं 1 दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। पीलू उसे खाना खिलाने के लिए किचन में लेके जाती है। चलो दीदी, अब खाना खा लो। लवली किचन में देखती है कि उसे जमीन में खाना परोसा गया है। पीलू, तुझे पता तो है मैं डाइनिंग टेबल में ही खाना खाती हूँ, मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाती। मेरे घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, तू मेरे कभी घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खा कर देखना, कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल में खाना खाने का। पीलू, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, तू कहे तेरे जीजा जी से बबलू जी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं मैं, वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। पीलू की बात सुनकर लवली हैरान हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कहती है, पीलू, मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचना, क्योंकि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, मैं तेरे जीजा जी से तेरे पति के काम के लिए बात करूंगी। इतना कहकर लवली अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद पीलू चिड़िया के पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब पीलू को कोई भी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से उन्हें एक शानदार घर भी मिलता है और एक हवाई मोटर भी मिलती है। पीलू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लवली का पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला, हवाई मोटर, एसी सब जब्त हो जाते हैं। इस बात का पता जब पीलू को चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अपनी बहन से मिलकर पीलू कहती है, दीदी, जीजा जी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी गलत काम करने से मना नहीं किया,
तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। पीलू, मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। पीलू, मजाक छोड़ो, अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया के पति की मदद से लवली चिड़िया का पति जेल से रिहा हो जाता है। अब वे दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगते हैं। एक घने जंगल में एक मंदिर के सामने पीलू भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, आपके बच्चे जीते रहेंगे, आपके घर में खुशियाँ रहेंगी। एक दिन ऐसे ही जब वो मंदिर के बाहर बैठी थी तो वो देखती है कि एक चिड़ा बहुत तेजी से उड़ते हुए आता है और मंदिर के अंदर घुस जाता है। पीलू सोचती है, अरे इस चिड़े के ऊपर लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तभी इतनी हड़बड़ी में मंदिर के अंदर इतनी जल्दी घुस गया। तभी वहाँ का बदमाश कालू पंजे में चाकू दबाए पीलू के पास आता है। ए चिड़िया, तूने यहाँ किसी पक्षी को भागते हुए देखी है क्या? नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखी हूँ। देखो, मेरे पास ये रुपयों की गड्डी है, अगर तुम मुझे उस पक्षी के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें ये रुपयों की गड्डी दूंगा। पीलू कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, नहीं कौआ जी, मैंने किसी भी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखी हूँ। वो बदमाश कौआ वहाँ से चला जाता है। तब वो पक्षी मंदिर से बाहर निकलता है और पीलू चिड़िया को धन्यवाद अदा करता है। बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक दुश्मन है जो मुझे मरवाने के लिए मेरे पीछे एक गुंडा भेजा था, लेकिन तुमने लालच ना कर मेरी जान बचा ली। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को घने जंगल में छुपा कर आ रहा हूँ। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। तुम प्लीज इस पते पे जाओ मेरी पत्नी और बच्चों के पास, और जब तक मैं ना आऊं तुम उनकी देखभाल करोगी? पीलू हाँ कहती है। ऐसा कहकर वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। पीलू उस पक्षी के बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। मुझे आपके पति ने आपके पास भेजे हैं और आप लोगों का ख्याल रखने के लिए कहे हैं। मेरे पति कहाँ हैं? वो किस हाल में हैं? वो ठीक तो है ना? बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति ठीक हैं। वो तुम लोगों के दुश्मन को पकड़ाने के लिए पुलिस के पास गए हैं। बहन, मैंने और मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। हम डर के मारे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आती हूँ। ऐसा कहकर पीलू उनके लिए खाना लेने जाने लगती है। बहन, मैं खाना लेने जा तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहन, ये लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम ये पैसे रखो और इससे खाना लेकर आओ। इधर वो चिड़ा पुलिस थाने पहुँच चुका होता है और पुलिस को सारी घटना का ब्यौरा देता है। पुलिस चिड़े को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें लिखा होता है मोस्ट वांटेड। उसमें उस की तस्वीर होती है। चिड़ा उस तस्वीर को देखकर हाँ कहता है। पुलिस उस बदमाश का पीछा करती है। कुछ देर पुलिस को वो छकाता है और आखिर में वो थक जाता है। फिर पुलिस पे वो हमला कर देता है। पुलिस भी उस पर हमला करती है। थोड़ी देर की गोलाबारी के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों मारा जाता है। इधर पीलू चिड़िया खाना लेकर आती है। 2 दिनों बाद चिड़े की पत्नी और बच्चे खाना खाते हैं और कुछ ही देर में वो चिड़ा उनके पास पहुंच जाता है। पीलू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखा। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बच गया और वे सब गुंडे बदमाश अब खत्म हो चुके हैं। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन अब सारे दुश्मन हट चुके हैं। ठीक है सेठ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं वापस जाती हूँ। अरे बहन, तुम वापस जाके क्या भीख मांगोगी? अब तुम भीख नहीं मांगोगी। अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए रुपयों से भरा बैग। अब आप अपना कोई व्यापार शुरू कीजिए और खुशी खुशी रहिए। उन पैसों से पीलू चिड़िया अपना छोटा सा कारोबार शुरू करती है। इस तरह पीलू अपनी ईमानदारी की वजह से भिखारन से करोड़पति बन जाती है। चंपक वन में पीलू नाम की चिड़िया रहती थी, जिसका एक बेटा था। उसका नाम गोलू था।
पीलू स्वभाव से बहुत ही कंजूस चिड़िया थी। गोलू पढ़ लिख के विदेश गया और वहाँ पर एक बड़े से सेठ कड़क के यहाँ काम करने लगा। गोलू एक बार अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया। बेटे को घर आया देख पीलू बहुत खुश होती है। बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तू कहे तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सी लड़की देख दूं। माँ, वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कौन है वो लड़की, जरा मुझे भी तो बता। माँ, वही मेरे बचपन की दोस्त लवली। अरे लवली, वो तो बहुत गरीब है, उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं दे पाएंगे। तेरी परवरिश में, तेरी पढ़ाई लिखाई में, तेरे विदेश रहने में जो पैसा खर्च हुआ है वो दहेज से ही तो वसूल होगा। माँ, हमें दहेज क्यों चाहिए, हमें पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। लेकिन बेटा, तेरी शादी में खर्च तो बहुत होगा ना। माँ, मैं नहीं जानता, मैं तो शादी लवली से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों बाद गोलू और लवली की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन पीलू लवली को बुलाकर कहती है, बहू, आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, अब हम घर का काम मिल बांट के करेंगे। बेकार में नौकरों को पैसा देने की क्या जरूरत है। ठीक है माँ जी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ठीक है, चल जाके पहले एक कप चाय बना के दे। लवली रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन देखती है कि गैस खत्म हो गई है। लवली अपनी सास के पास जाके कहती है, माँ जी, गैस खत्म हो गई है, अब मैं चाय कैसे बनाऊं। रहने दे बहू, वैसे भी गर्मी बहुत है, मत बना चाय। लेकिन माँ जी, गैस नहीं है तो हम खाना कैसे बनाएंगे। कोई बात नहीं बहू, चिंता मत कर, शादी की बहुत सारी पूड़ियाँ और सब्जी बच गई है, मैंने उसे फ्रिज में रख दी हूँ, हम वही खाएंगे, हफ्ते भर तो वो चलेगी ही। अपनी सास की कंजूसी देखकर लवली हक्का बक्का रह जाती है। लवली अपने पति के पास जाती है, गोलू, तुम्हारी माँ कितनी ज्यादा कंजूस है, भगवान ही बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस औरत नहीं देखी। क्यों, क्या हो गया। तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई सब्जी और पूड़ियाँ फ्रिज में रख दी हैं और उन्हें एक हफ्ते तक खाने के लिए कह रही हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम जाओ और अपनी माँ को समझाओ। ये सुनकर गोलू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अगर गैस खत्म हो गई है तो मैं नया सिलेंडर ले आता हूँ, बासी खाना खाने की क्या जरूरत है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारी उम्र तो देखो। अरे बेटा, शादी में इतना पैसा खर्च हुआ है, गैस सिलेंडर लाके और पैसा क्यों खर्च करना। जब घर में खाना है तो घर का खाना खाना चाहिए, उसमें क्या बुराई है। पर माँ, वो बासी खाना है। अरे, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही हूँ तुम लोगों से, तुम्हारा मन है तो तुम लोग बाहर खाना खा लो, लेकिन याद रखना उसमें भी बहुत पैसे खर्च होंगे। ऐसे अनाज फेंकने से क्या फायदा। मैं तो बस बहू को समझा रही थी, अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती है तो तुम लोग के जो मन में आए करो। पीलू की जिद के आगे बेटे और बहू को झुकना पड़ता है और वे लोग बासी खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर लवली की तबीयत खराब हो ही जाती है, उसे उल्टियाँ होने लगती है। गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलने ही वाला होता है। अरे बेटा, डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है, लगता है बहू माँ बनने वाली है। गोलू फिर से गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम क्या बात कर रही हो, मैं तो डॉक्टर को बुला के ही रहूंगा, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बनाई है, अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को घर लेके आता है। बुलबुल डॉक्टर लवली का चेकअप करता है और कहता है, गोलू जी, आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है, अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। गोलू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैं कहता था ना, तुम्हारी कंजूसी के कारण लवली की जान पे बन आएगी, अगर समय रहते डॉक्टर साहब नहीं आते तो क्या होता, जरा सोचो। ये सुनकर पीलू शर्मिंदा होती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी कंजूसी के कारण तेरी जान पे बनाई। नहीं माँ जी, आप माफी नहीं मांगिए, लेकिन वादा कीजिए कि अब से जो जरूरी होगा उस पे खर्च जरूर करेंगी, अब कंजूसी नहीं करेंगी। ऐसा सुनकर पीलू खुश हो जाती है और अपनी बहू को गले लगाती है, अपने बच्चे और बहू के साथ सही व्यवहार करती है, कंजूसी छोड़ देती है। गोलू अपनी माँ और पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। अब वो खुशी खुशी रहते हैं।